कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराने के 5 साल बाद दुनिया की 75% जनसंख्या खत्म हो गई। एस्ट्रॉयड के टुकड़े अभी भी पर्यावरण में मौजूद थे, हवा दूषित हो गई और बची हुई रेडिएशन अभी तक असर दिखा रही थी। भूकंप और तूफान जैसी चीजें धरती पर आम हो गई। इंसानों के पास बंकर में रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो ग्रीनलैंड के एक बंकर में अपने परिवार के साथ रहता है। वो एक इंजीनियर के तौर पर काम करता है, लेकिन साथ ही एक जासूस भी है, जिसका मतलब है कि उसे एक खास सूट पहनकर कभी कभी बंकर से बाहर जाकर दुनिया के हालात को जांचना पड़ता है। एक दिन उसे जमीन पर एक दरार खुली हुई दिखी और उसे एहसास हुआ कि ये दरारें धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हैं। फिर जॉन बीच पर गया और वहाँ उसने कुछ लाइफ बोट्स और एक टूटी हुई शिप को देखा। सबसे पहले उसने हर लाइफ बोट को चेक किया, लेकिन उनमें से किसी में भी उसे कुछ काम का नहीं मिला। तो फिर वो शिप के अंदर घुस गया और वहाँ उसे कुछ काम की चीजें मिल गई, जिन्हें उसने अपने पास रख लिया। अंदर और आगे जाकर उसे बहुत सारी लाशें दिखी। चीजें ढूंढते हुए जॉन को एक नोटबुक भी मिली, जिसमें एक खूबसूरत फूल रखा हुआ था। जॉन ने उस नोटबुक को भी अपने पास रख लिया। उसी वक्त बंकर से उसे रेडियो पर एक चेतावनी मिली कि एक बहुत ही खतरनाक तूफान आ रहा है। जॉन ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि तूफान बहुत तेज रफ्तार से उसके पीछे आने लगा था। खुशकिस्मती से जॉन गेट के ऊपर से कूदकर सही टाइम पर बंकर के अंदर घुस गया और तूफान के अंदर आने से पहले ही उसने गेट को बंद कर दिया। खुद को बचाने के बाद जॉन सदमे में बैठ गया। वो सोचने लगा कि मौत के कितना करीब था। इसके बाद जॉन ने अपने थेरेपिस्ट से मिलने का फैसला किया और दुनिया की अजीब हालत के बारे में बातें करने लगा। थेरेपिस्ट ने कहा कि सबकी यही हालत है, लोग बस दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। इसलिए उसने जॉन से कहा कि चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में कुछ है। अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, खुलकर जियो। इसी बीच जॉन की पत्नी एलिसन दूसरे बंकर में बैठी लीडर्स के साथ मीटिंग कर रही थी, जहाँ सब लोग बातचीत कर रहे थे कि खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी हैं। तभी एलिसन को एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि जॉन सही सलामत वापस आ चुका है। उसी मीटिंग में डॉक्टर मीना ने साइंटिस्टों से मिली जानकारी दी, जो उसे दूसरे बंकर्स से मिली थी। वो एस्ट्रॉयड से बने हुए खड्डों के बारे में थी। इन खड्डों का साइज और गहराई उन्हें तूफान से बचाएगी और मुमकिन है कि जहरीली हवा भी उनका कुछ खास नहीं बिगाड़ेगी। इसीलिए वो जगह रहने के लिए बढ़िया हो सकती है। लेकिन एडम ने याद दिलाया कि ये गड्ढे तो फ्रांस में है और पूरे यूरोप में लड़ाई चल रही है। तभी अचानक एक भूकंप आया और पूरा बंकर हिलने लगा। लेकिन सब लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि भूकंप कब रुकेगा और फिर अपने काम में लग गए, मानो ये बिल्कुल आम बात हो। मीटिंग में कोई कहने लगा कि ये भूकंप और ज्यादा तेज होने लगे हैं। फिर एलिसन ने सबको याद दिलाया कि बाहर कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, हमें उनकी भी मदद करनी होगी। लेकिन एडम कहने लगा कि हमारे पास और लोगों को रखने के लिए चीजें नहीं है और साथ ही वो आएंगे पता नहीं किस तरह की बीमारी ले आए, इसीलिए इस चीज को तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन एलिसन कहने लगी कि वोटिंग करके ही पता चलेगा लोग क्या चाहते हैं। हाथ उठे और ज्यादातर लोगों ने एलिसन का साथ दिया। इसीलिए ये तय हुआ कि कल बर्फ पर चलने वाली एक गाड़ी को भेजा जाएगा। बाद में जब जॉन बंकर की पाइप्स को ठीक कर रहा था, तभी एलिसन ने अपने बेटे नेथन को बाहर देखा। इस बात से वो बहुत गुस्सा हुई कि बीमार हो जाओगे, अंदर आओ जल्दी। अंदर अपने कमरे में नेथन टॉर्च का इस्तेमाल करके अपनी बेडशीट में किए गए छेदों से लाइट मार रहा था, जिससे ऊपर की दीवार पर सितारे बन जाते और उसे ऐसा महसूस होता कि वो आसमान को देख रहा है। अगले दिन जॉन ने बंकर की दीवारों पर कुछ दरारें देखी। इसी बीच बंकर से भेजी हुई एक गाड़ी बाहर गई और कुछ लाचार लोगों को बचाकर वापस आने लगी। आते वक्त टीम ने बंकर में कॉल किया और दूसरे राउंड के लिए परमिशन मांगी, क्योंकि जगह कम होने की वजह से वो कुछ लोगों को पीछे छोड़ आए थे। लेकिन एडम ने तुरंत मना कर दिया, ये याद दिलाते हुए कि हमारे पास इतनी जगह और खाना कहाँ है यार, लोग इकट्ठा करे जा रहे हो। उसी वक्त एक और भूकंप आया और उसका गाड़ी से संपर्क टूट गया। बंकर पहले से भी ज्यादा जोर से हिलने लगा, जिससे लोग और सामान दोनों गिरने लगे और तभी अचानक छत के कई हिस्से बुरी तरह टूट गए, जिससे कई लोग फंस गए और उन्हें गंभीर चोटें भी लगी। कुछ पत्थर जॉन के सर पर आ गिरे और धूल की वजह से कई दिन से चल रही उसकी खांसी और बढ़ गई। लेकिन उसके एक दोस्त ने उसे वहां से निकलने में मदद की। तभी सारे अलार्म बज गए और बंकर फिर से हिलने लगा। थोड़ी दूर से एक धमाके की आवाज आई। जॉन ऑफिस की तरफ दौड़ा ताकि एलिसन को बचा सके। एलिसन को काफी चोट आई थी। जॉन ने जल्दी से उसे खड़ा किया और दोनों अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने नेथन को उसके कमरे में मास्क पहने हुए पाया, लेकिन फिर भी उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जॉन ने अपने परिवार से कहा कि जितना जल्दी हो सके सामान पैक करो, तब तक मैं और मास्क लेकर आता हूँ ताकि वो ये बंकर छोड़ सकें। सभी लोग घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जॉन फिर भी लॉकर्स तक पहुंचा और मास्क लेकर आया। जिसके बाद नेथन थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा और परिवार ने बाहर निकलने के लिए तैयारी कर ली।
जब बंकर का हिलना डुलना बंद हुआ, दीवारें भी टूटने लगी। बाहर के रास्ते पर एक परेशान भीड़ जमा हो गई, लेकिन गेट सिर्फ आधा ही खुला था और इस दरवाजे से निकलना मुमकिन नहीं था। इसलिए जॉन अपने परिवार को पीछे वाले रास्ते की तरफ ले गया। बदकिस्मती से पीछे का रास्ता भी टूट गया था। कोई और रास्ता ना होने की वजह से जॉन ने अपने परिवार को रेंगते हुए आगे बढ़ने को कहा। जैसे तैसे वो लोग दरवाजे के पास पहुंचे और जॉन ने दरवाजे का बटन दबाया, लेकिन भारी इंजन की वजह से बंकर और बुरी तरह टूट गया। पर कम से कम वो लोग सही सलामत बाहर पहुंच गए। बाहर भी तगड़ी भगदड़ मची हुई थी। जब जमीन में पानी के धमाके होने लगे तो दोनों ने नेथन को खो दिया और उसे ढूंढने के लिए वापस भागे। उन्होंने देखा कि नेथन अमीना की मदद कर रहा था जो गिर गई थी। वो लोग अमीना को भी अपने साथ ले गए और बीच की तरफ भागने लगे, जहाँ बचे हुए लोग बोट्स पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इतने ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए कि एक बोट तो पलट ही गई, जिसके बाद वो सभी लोग पानी में जा गिरे। कुछ बेचैन और मजबूर लोग इस मौके का फायदा उठाकर एडम का मास्क छीनने की कोशिश करने लगे, इसलिए एलिसन और जॉन उसे बचाने के लिए दौड़े। पर फिर एक आदमी ने जॉन पर झपटकर उसका मास्क छीन लिया, लेकिन फिर भी किसी तरह वो और एलिसन एडम को खींचकर किनारे तक ले आए। अब सिर्फ एक ही बोट बची थी, तो जॉन अपने परिवार और कुछ लोगों को जल्दी से उस पर चढ़ने का रास्ता दिखाने लगा। एलिसन ने चाहा कि जितने ज्यादा लोगों को वो बचा सकें उतनों को बचा लें, लेकिन कैप्टन बोल पड़ा कि ज्यादा वजन हो जाएगा, बोट डूब जाएगी। इसलिए मजबूरी में लोगों के मुंह पर ही दरवाजा बंद करना पड़ा। बाहर खड़े लोग बोट से चिपक गए जब तक बोट चल नहीं पड़ी। उसी पल एक बहुत बड़ी लहर सामने आई और बीच से टकराकर उन लोगों को अपने साथ ही ले गई। जॉन की बोट भी उस लहर में जोर से इधर उधर उछली, लेकिन कैप्टन ने जैसे तैसे बोट को संभाले रखा और वो लोग सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद जॉन ने एक डिवाइस का इस्तेमाल करके कंफर्म किया कि यहाँ हवा की क्वालिटी सही है, इसीलिए वो अपने मास्क उतार सकते हैं। फिर सारे बैठकर बात करने लगे कि कहाँ जाना चाहिए, और क्योंकि आइसलैंड खत्म हो चुका था इसलिए उन्होंने तय किया कि उनकी सबसे नजदीकी मंजिल इंग्लैंड है। कुछ घंटे बाद बोट ने काम करना बंद कर दिया, पर फिर जॉन ने इंजन चेक किया और उसे ठीक कर दिया, जिससे वो दोबारा अपना सफर जारी रख सके। जब रात हुई तो नेथन बहुत खुश हुआ, क्योंकि आखिरकार उसे तारे दिख ही गए। कुछ दिन बाद बोट फिर से रुक गई, क्योंकि उसमें तेल खत्म हो गया था। अब किसी के पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने बोट को समुद्र की लहरों के भरोसे छोड़ दिया कि वो उन्हें कहीं तो लेकर जाएंगी। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बोट जमीन तक पहुंच गई। सबने बाहर देखा तो हैरान हो गए जब उन्हें पता चला कि वो लिवरपूल में। जॉन ने अपने डिवाइस से कंफर्म किया कि हवा यहाँ पर साफ है, पर अब उन्हें जल्द से जल्द रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो पता चला कि एरिया का एक हिस्सा पानी में डूब चुका है। जॉन ने एक चप्पू लिया और बोट को चलाना शुरू किया, जब तक बोट आखिरकार एक सूखी सड़क से टकरा नहीं गई। सभी बोट से उतरे और देखा कि शहर बिल्कुल सूना लग रहा था। उन्हें सड़क पर कुछ लोग दिखे तो वो उनका पीछा करने लगे और एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां लोग किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। जॉन ने देखा कि उनमें से कई लोग बीमार लग रहे हैं, इसीलिए वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। जॉन के ग्रुप को चीखने की आवाजें सुनाई दी। आवाजों का पीछा करते हुए उन्होंने एक भीड़ को देखा। कई लोग एक बंकर के बाहर हल्ला मचा रहे थे, जबकि कुछ फौजी उस बंकर को गार्ड कर रहे थे। एडम गेट की तरफ दौड़ा और बताने लगा कि हम ग्रीनलैंड स्टेशन के सरकारी अफसर हैं, हमें अंदर जाने दो। इस पर फौजी ने कहा कि अपनी आईडी दिखाओ, लेकिन सिर्फ एलिसन के पास आईडी थी और उसे अपने परिवार को छोड़कर अंदर नहीं जाना था। एडम फौजियों से बहस करने लगा, जबकि भीड़ और ज्यादा गुस्से में आ गई। अचानक से एक फौजी ने एडम को गोली मार दी। जब भीड़ में खड़ा एक दूसरा इंसान जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगा तो उसे भी गोली मार दी गई। सोल्जर्स ने गेट बंद कर दिया और अलार्म बजना शुरू हो गया। उसी वक्त आसमान में आता हुआ एक तूफान दिखाई दिया और भीड़ घबराकर भागने लगी। अमीना और जॉन के परिवार ने एक वैन को रोका और ड्राइवर से उन्हें लंदन ले जाने को कहा, लेकिन ड्राइवर पेमेंट मांगने लगा, जिसके लिए जॉन ने उसे अपनी घड़ी दे दी। जिसके बाद ड्राइवर मान गया और गाड़ी तेज रफ्तार से शहर से निकल पड़ी। समय रहते वो लोग तूफान से भी बच गए। एलिसन नेथन को गले लगाकर तसल्ली दे रही थी कि सब सही हो जाएगा, जबकि अमीना एडम के लिए बहुत दुखी थी। ड्राइवर ने बताया कि लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि खाने के लिए किसी को भी मार देंगे। कुछ घंटे बाद वैन जंगल के बीच में थोड़ी देर के लिए रुक गई। तब जॉन ने ड्राइवर से पूछा कि तुम्हें फ्रांस की हालत के बारे में कुछ पता है? पर ड्राइवर कहने लगा कि वो इलाका बहुत ज्यादा खतरनाक है और मुझे तो एस्ट्रॉइड के खड्डे वाली वो बात झूठ सी लगती है कि वहाँ पर बहुत बढ़िया जमीन है, पानी है, सब कुछ है। अचानक उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई दी तो उन्होंने देखा कि आसमान से अभी भी एस्ट्रॉइड के कई टुकड़े गिर रहे हैं। सभी लोगों ने तुरंत जल्दी से पेड़ों को पकड़ लिया ताकि वो हवा के साथ उड़ ना जाएं। लेकिन तभी वो ड्राइवर कहने लगा कि वो वैन ही मेरा
मेरा सब कुछ है। वो अपनी वैन को बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन इसी दौरान टुकड़े जमीन पर गिरने लगे और उनमें से एक ने ड्राइवर के साथ साथ वैन को भी तबाह कर दिया। जब ये टुकड़ों की बारिश खत्म हुई तो हमारे 4 बचे लोगों ने वैन से अपने बैग और काम की जो भी चीज मिल सकी निकाल ली और अब पैदल ही आगे का सफर जारी रखा। आखिरकार वो लंदन पहुंच गए और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खुला पर अचानक से मैकेंजी नाम की औरत ने उन पर बंदूक तान दी, लेकिन इत्तेफाक से ये लोग मैकेंजी के पुराने दोस्त थे। उसने तुरंत बंदूक नीचे कर ली और उन्हें अंदर आने दिया। फिर उसने उन्हें बिल्डिंग के अंदर घुमाया और बताया कि ये बिल्डिंग एक रिटायरमेंट होम है, इसीलिए यहाँ रहने वाले सारे लोग बुजुर्ग हैं। मैकेंजी ने बताया कि मैंने पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया है और कुछ सोलर पैनल्स की मदद से जनरेटर चल रहा है, वो हवा को साफ करता रहता है। सबने खाना पीना खाया और खूब बातें करने लगे। जॉन ने अब मैकेंजी से फ्रांस के उन गहरे गड्ढों के बारे में पूछा। मैकेंजी ने कहा कि मैंने अफवाहें तो सुनी है, लेकिन मैं नहीं जानती वो सच है या नहीं। बाद में एलिसन सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सोई कैसे जॉन बाथरूम में बार बार खांस रहा था। जब उसने सिंक में देखा तो उसे खून दिखाई दिया। जॉन ने टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन एलिसन ने कहा कि सच बताओ प्लीज। इसलिए जॉन ने आखिरकार अपना राज खोला। वो कहने लगा कि बंकर में एक डॉक्टर ने बताया था मुझे कि जब खून आने लगे तो सिर्फ 6 से 8 हफ्ते बचे हैं जीने के। ये सुनकर एलिसन पूरी तरह टूट गई। वो कहने लगी कि हम लोग यहीं रुक जाते हैं 2 महीने, तुम अपने आखिरी दिन आराम से बिता लो। लेकिन जॉन ने कहा कि मैं यहाँ नहीं मरने वाला, मैं तुम्हें और हमारे बेटे को सही सलामत फ्रांस तक लेके जाऊंगा, वहीं तुम्हारे लिए एक नया घर ढूंढने के बाद शांति से मर पाऊंगा मैं। अगले दिन मैकेंजी ने उन्हें रिटायरमेंट होम में खड़ी एक पुरानी गाड़ी सौंप दी ताकि वो लोग सुरक्षित अपनी जगह तक पहुंच पाएं। उसने जॉन के हाथों में एक बंदूक भी थमा दी ताकि वो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। मैकेंजी ने उन्हें आखिरी बार गले लगाया और फिर चारों वहां से रवाना हो गए। कुछ घंटे बाद जब वो शहर के किनारे से गुजर रहे थे तो जॉन ने देखा कि नेथन उदास लग रहा है और वो आपस में बातचीत करते हुए कोई गेम खेलने लगे। पर तभी अचानक एक गोली खिड़की को तोड़ते हुए सीधा अमीना को जा लगी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। झाड़ियों में छुपे कुछ आदमी उन पर लगातार गोलियां चलाते रहे, लेकिन उन्होंने इंजन को निशाना नहीं बनाया क्योंकि उनका मकसद कार को चुराना था। जॉन ने तुरंत गाड़ी के पीछे पोजीशन ले ली और जवाब में गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लुटेरे पास आते गए जॉन ने उन्हें एक एक करके मार गिराया। अब सिर्फ एक आदमी बचा था, लेकिन जॉन की गोलियां खत्म हो गई। मगर एलिसन के पास दूसरी बंदूक थी और उसने आखिरी आदमी को गोली मार दी, इससे पहले कि वो उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाता। एक दूसरे को तसल्ली देने के बाद उन्होंने मिलकर एक गड्ढा खोदा और अमीना को दफना दिया। जॉन अपनी दोस्त को अलविदा कहते हुए एक प्रार्थना करने लगा, जिसे नेथन ने बड़े गौर से सुना। कुछ घंटे बाद परिवार एक बड़े से रेगिस्तानी इलाके में पहुंच गया। वो समझ गए कि ये जगह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो समुद्र हुआ करता था वो है। यहाँ से पानी हट चुका था तो कम से कम उन्हें बोट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। रास्ते में उन्हें कई सारे समुद्री जहाज पड़े हुए मिले। थोड़ा आगे जाकर उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए। थोड़ा देखने पर उन्हें पता चला कि जमीन के बीच में एक बहुत बड़ी दरार है और उन्हें इस दरार के उस तरफ ही जाना है। यहाँ पहुँचना होगा रस्सियों से बने हुए खतरनाक पुल से। ये देखकर नेथन बहुत ज्यादा डर गया और कहने लगा कि मैं नहीं जा रहा उधर। तब जॉन उसे हिम्मत देते हुए सबसे पहले गया। पूरे परिवार ने धीरे धीरे बहुत संभल कर रस्सी पार करना शुरू किया। जब जॉन को अचानक से खांसी आई तो वो लगभग फिसल ही गया था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। तभी अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगी और हवा ने पुल को जोर जोर से हिलाया, लेकिन अभी भी सबने खुद को किसी तरह बचाए रखा। किस्मत से हवा जल्दी ही रुक गई और परिवार आगे बढ़ता रहा और बीच में एक चट्टान तक पहुंच गया। वहां से 2 सीढ़ियां दूसरी तरफ जा रही थी। वो लोग सीढ़ियों के बीच में ही पहुंचे थे। अचानक से जोरदार भूकंप आ गया। किस्मत से तीनों में से कोई नहीं गिरा। वो तीनों आगे बढ़ने लगे ही थे कि तभी अचानक से दूसरा भूकंप आया। इस बार दोनों तरफ की चट्टानें टूटने लगी। जल्द ही रस्सियों से बना हुआ वो पुल भी टूट गया। कई सारे लोग खाई में नीचे गिर के मर गए। दूसरी सीढ़ी पर मौजूद एक आदमी ये देखकर डर गया और उसने जल्दी से दूसरी तरफ पहुंचने के लिए अपने आगे लगे हुए आदमी को धक्का देकर खाई में गिरा दिया, लेकिन फिर वो सीढ़ी पूरी फिसलने लगी। इसीलिए वो आदमी छलांग मार के नेथन के ऊपर कूद गया। इसी के साथ दूसरी सीढ़ी नीचे खाई में गिर गई। परिवार ने नेथन को पकड़ के रखा जबकि वो आदमी फिसल कर अपनी मौत की तरफ चला गया। नेथन को उसके माँ बाप ने वापस ऊपर चढ़ने में मदद की और फिर किसी तरह सीढ़ी को पार कर लिया। अब उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई चारा तो था नहीं, लेकिन चाहे वो जितना भी चलते जाएं सिर्फ एक वीरान जमीन ही नजर आती थी। तभी अचानक से उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी और उन्होंने डेनिस नाम के एक आदमी को उन पर बंदूक ताने हुए देखा, लेकिन उसने बंदूक को नीचे कर लिया जब उसे एहसास हुआ कि ये लोग लुटेरे नहीं है। वो उन्हें सीधा अपने घर ले गया। कुछ ही देर में जॉन और उसका परिवार फ्रांस पहुंच गया। डेनिस फिलहाल एक पुरानी फैक्ट्री में रह रहा था जिसे वो एक गाड़ी के इंजन से पावर देता। डेनिस ने उन्हें अपनी बेटी कमील और पत्नी से मिलवाया।
उसकी पत्नी पर रेडिएशन का बुरा असर हुआ था। वो व्हील चेयर पर थी और कुछ बोल भी नहीं पाती थी। डिनर के दौरान डेनिस को पता चला कि जॉन का परिवार एस्ट्रॉइड से बने हुए खड्डों तक पहुंचना चाहता है। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वो इलाका बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। हर तरफ से लोग खड्डे पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे को मार रहे होंगे। वहीं कमील नेथन को अपने कमरे में ले गई और उसे अपनी सारी कूल चीजें दिखाने लगी। बदले में नेथन ने भी उसे अपनी छेद की हुई वो चादर दिखाई जिसके नीचे टॉर्च मार के आसमान में तारे दिखते हैं। अगली सुबह डेनिस ने जॉन को एक मैप दिया और उस पर सबसे कम खतरनाक रास्ते को दिखाने लगा। उसने आर्मी में अपने एक पुराने दोस्त का नाम भी बताया जो अब एक बड़ी पोस्ट पे है। साथ ही उसने जॉन को अपनी एक पुरानी फोटो भी दी अपने दोस्त के साथ ताकि वो ये साबित कर सकें कि वो डेनिस को जानते हैं। हो सकता है उन्हें मदद मिल जाए। अचानक डेनिस ने रोते हुए जॉन से गुजारिश की, क्या तुम लोग कमील को भी अपने साथ ले जा सकते हो? वो खुद अपनी बेटी को उस खड्डे तक ले जाना चाहता है लेकिन उसे यहीं रहकर अपनी पत्नी का ख्याल रखना होगा। जॉन थोड़ा हिचकिचाया लेकिन एलिसन तुरंत मान गई। इसके बाद कमील अपने माँ बाप को अलविदा कहते हुए जॉन के परिवार के साथ डेनिस की वैन में बैठकर निकल पड़ी। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद एलिसन ने नोटिस किया कि बच्चों का मूड खराब है, इसीलिए उन्होंने ब्रेक लेकर रुकने का फैसला किया। फिर जॉन ने बच्चों को एक गेम खिलाई जिससे मूड थोड़ा बेहतर हुआ। तभी अचानक उन्हें सड़क पर कुछ गाड़ियां दिखाई दी और कई फौजियों ने उन्हें घेर लिया। कमील ने अपने पिता के जनरल दोस्त का नाम लिया और फौजियों को मना लिया कि वो उन्हें एरिया क्रॉस करने में मदद करें। रात तक वो लोग एक लड़ाई के मैदान में पहुंच गए जहां आर्मी कुछ लोगों से लड़ रही थी। एक फौजी उन्हें पीछे से ले गया ताकि वो बिना किसी की नजर में आए जंगल से गुजर सके। जब उनके पास एक धमाका हुआ तो उन्हें रुकना पड़ा लेकिन जल्द ही उन्होंने दोबारा चलना शुरू किया और फिर कुछ तारों को पार करके और ज्यादा खतरनाक एरिया में पहुंच गए। अब उन्हें गोलियों और धमाकों से बचने के लिए जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़ना पड़ा। हर तरफ लोग मर रहे थे और तभी परिवार ने एक आदमी को आग की लपेट में देखा। फिर उनके साथ वाले फौजी ने बंकर में कॉल करके बताया कि मेरे साथ सिविलियन है और कुछ दूसरे फौजियों ने उन्हें आगे बढ़ते रहने को कहा। जितना हो सकता था वो उन्हें कवर देते रहे। वो सब आगे बढ़ते हुए जंग के लिए तैयार की गई एक सुरंग तक पहुंच गए जहां जॉन बुरी तरह खांसने लगा और लगभग गिर पड़ा। सुरंग के अंदर से गुजरते हुए उन्हें कई लाशें मिली। आखिर में वो एक सीढ़ी तक पहुंचे और उनके साथ आए हुए फौजी ने उन्हें जंगल में भेज दिया, ये कहकर कि बस सीधे चलते रहना जब तक कैंप न मिल जाए। सुबह होने पर वो आखिरकार मिलिट्री कैंप तक पहुंच ही गए। कमील ने कुछ पहाड़ों की तरफ इशारा किया जो पहले वहां नहीं थे और जॉन ने हिसाब लगाया कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। जब उन्होंने डेनिस के दोस्त के बारे में एक फौजी से पूछा तो पता चला कि वो तो मर चुका है और अब ये वाले फौजी उनकी मदद करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए जॉन ने उन्हें बताया कि मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं भाई, मैं बस अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ। एक आदमी ने उन पर तरस खाया और उन्हें अपनी बस में जगह दे दी। जॉन का परिवार और कुछ और लोग बस में बैठ गए जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाएगी। लेकिन रास्ते में ही एक धमाका होने की वजह से सफर रुक गया। अचानक बस को कुछ लुटेरों ने घेर लिया। इसके लिए एक फौजी बाहर निकलकर लड़ने लगा लेकिन लुटेरों ने उसे तुरंत गोली मार दी। फिर एक बदमाश ने ड्राइवर को भी मार दिया और सभी को बस से उतरने पर मजबूर किया। जॉन ने अपने परिवार को तो बाहर भेज दिया लेकिन खुद पीछे ही रुक गया ताकि उस लुटेरे पर झपट सके। आवाज सुनते ही बाहर जब एक दूसरे लुटेरे ने अंदर जाने की कोशिश की तो पैसेंजर्स में से एक ने उसके सर पर पत्थर दे मारा। तभी बस के अंदर से 2 गोलियां चलने की आवाज आई। जॉन अपने हाथ में बंदूक लिए बाहर निकला और सब लोग खुश हो गए लेकिन जॉन को भी गोली लग चुकी थी। सब लोग बस में बैठ गए। नेथन ने जॉन के जख्म पर दबाव बनाए रखा जबकि एलिसन ने बस चलाई। कुछ ही देर में वो एक नए बने हुए पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए और परिवार जॉन को संभालते हुए तब तक चलता रहा जब तक उन्हें अपनी मंजिल नहीं दिख गई। सभी अफवाहें सच निकली। एस्ट्रॉइड से बना हुआ एक खड्डा एक बेहद खूबसूरत जगह थी जहां उपजाऊ जमीन थी, कोई प्रदूषण नहीं था। एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए ये बेहतरीन जगह है। उसी पल जॉन गिर पड़ा और उसके परिवार ने हर तरफ से उसे घेर लिया, उसकी मौत से पहले एक आखिरी बार अलविदा कहने के लिए। जॉन की मौत पर सब लोग फूट फूट कर रोने लगे और आखिरकार नेथन ने अपने पिता के लिए वही प्रार्थना कही जो उसने पहले